सास के साथ ऐसा सलूक दामाद साहब। मालाबाई ने सोचों में खड़े बुरहान को देखकर तमस्सुर से कहा। वो चौंका और उसकी तरफ देखने लगा जो लेडी ऑफिसर्स के साथ हथकड़ियां पहनी खड़ी थी। सुनहरी आंखें, स्याह बाल। वो इस उम्र में भी इंतहाई पुरकशिश खूबसूरत नजरों को भटकाने की हद तक हसीन लग रही थी। बुरहान का दिल किया उसकी आंखें नोच लें। कैसी गलीस मकरू आंखें थीं। मुझे हैरत है, कहर जमान ने जिंदा कैसे छोड़ दिया दोनों कमबख्त को। और एसपी, तुमने कैसे उस लड़की से शादी कर ली जिसे मैं बेच चुकी थी? जरूरी नहीं वो पाक। शट अप। नाम मत लो उसका अपनी जुबान पर, वरना जान से मार दूंगा। वो बिभर कर उस पर घुराया। मालाबाई उसका तेज देखकर पहले हैरान रह गई और फिर कहका लगाया। चल गया उसका जादू। आखिर क्यों न चले, वो भी तो मालाबाई की बे। इसे मेरी नजरों से दफा करो, वरना मैं इसका अभी खून कर दूंगा। वो लेडी ऑफिसर्स पर धाड़े जिन्होंने धकेल कर बाई को गाड़ी में बिठाया। वो मुसलसल उसकी हालत पर कहके लगा रही थी और गाड़ी में बैठी भी वो गलाजत मुंह से हाँकती बुरहान का सब तस्मा थी। कहके लगा रही थी कि उसका मुंह बंद करवाने के लिए लेडी ऑफिसर को ही खींच कर थप्पड़ मारना पड़ा। तभी जाकर उससे जुबान बंद की थी, पर मुसलसल बड़बड़ाकर बहुत कुछ बकती भी रही थी। बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए वो सर झटक कर सिगरेट मुंह में दबाए अपनी जगह पर बैठा। सामने उसकी गाड़ी, बीच में वो गाड़ी थी जिसमें मालाबाई थी और पीछे एएसआई की गाड़ी थी। वो सब पूरे 10 बजे वहां से निकले थे। तारिक जो मालाबाई का केस लड़ रहा था, गवर्नमेंट एडवोकेट था और अब उससे ही तलाक का कहा था, क्योंकि तारिक और बुरहान के बीच काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। गाड़ी अपने सफ़र के लिए रवां दवां थी। बुरहान विंडो पर कोने टिकाए दूसरे हाथ से स्मोकिंग कर रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं था पीछे से उसे कौन सी क़यामत घेर रही है। वो एक बार नहीं, बार बार आया था कहर जमान के रास्ते में। उसे ट्रांसपोर्ट पर बगैर चेकिंग की गाड़ियों के जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी और जिन पर थोड़ा शक गुजरा उन्हें हिरासत में लेकर पूरी ईमानदारी से खुफिया तफ्तीश की गई और इस तरह कई मुजरिम उनकी हिरासत में थे। आज उसके इंसानों के वजूद के जरिए स्मगलिंग रोकना, लड़कियों को बासियाब करवाना, कोठे को बंद करना और भाई को सजा तक ले जाना एक बर्बादी थी कहर जमान की, जो एसपी बुरहान अलवी ने अपने हाथों से दी थी। वो नहीं जानता था कमिश्नर क्यों उसके रास्ते का कांटा बन रहा था, पर उससे भी अपनी ईमानदारी का सबूत देते आईजी से कॉन्ट्रैक्ट किया था और उनसे डायरेक्ट रब्ता कर लिया। बुरहान इतना मासूम भी नहीं था कि ना जानता हो कि कमिश्नर की रोक टोक, पर अब उसके पास ऊपर से ऑर्डर से, तभी कमिश्नर भी मजबूर था उसके सामने। और कहते हैं जब इरादे मजबूत हों तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। वही हुआ था। उसके मजबूत इरादों के सामने पहाड़ खुद ब खुद झुकने लगे थे और वो खुश भी था अपनी इस कामयाबी के साथ। दफातन वो चौंके और चौंकने की वजह फिजा में ठा की आवाज़ गूंजना। स्टॉप। वो धाड़ा। बैक व्यू मिरर में उसने एएसआई की गाड़ी पर अटैक देखा था। उसके हुक्म के साथ ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोकी। ओह शिट, इसने गाड़ी क्यों रोक दी? आरिफ ने हाथ पर पंच मारा। अलिफ चौंक उठा। अगर वो ना रुकता तो दूसरा अटैक उसकी गाड़ी पर होता। मुस्कान ने घूरते अपने भाई को कहा। तो अब कैसे? तुम दोनों लड़ना छोड़ो। और ये देखो, वो पहुंच गए हैं। अटैक कहाँ से हुआ है? वो दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में थे, उसको फॉलो करते। जल्दी निकलो बाहर। गाड़ी उलटते बची थी। बुरहान ने उन्हें जल्दी से बाहर निकाला। उसके साथ एक कांस्टेबल राइफल पकड़े अलर्ट खड़े थे। जबकि अचानक अटैक पर ड्राइवर को सर पे गहरी चोट लगी थी। वो उसे दूसरी गाड़ी के अंदर बिठा रहा था, तब अचानक ही मुखालिफ तरफ से फिजा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू। लोगों की चीखों पुकार मच गई। सब अपनी गाड़ियां रोड पर ही छोड़े भाग गए थे। बुरहान ने भी अपनी गन निकाल ली थी और दाएं बाएं से घेरती गाड़ियों पर फायर करने लगे। दूसरी तरफ गाड़ियों से वो बाहर निकलते उनकी तरफ बढ़ने लगे। पुलिस एहलकार शदीद मुकाबलाबाजी में अपनी जान बाहक हो रहे थे। कराची के मेन रोड पर इस वक्त कहरजमान के आदमी और पुलिस के साथ आरिफ, मुस्कान, अलीफ तीनों अस्सा लेस खुद भी गाड़ियों से उतर आए। बड़ा कमीना है, फिर से धोखा दे गया। अलीफ ने दांत कचकचाए और सामने वाले आदमी का निशाना लेते बोर रैप्टर पकड़े आगे बढ़ाओ। उससे तुमसे आने का वादा नहीं किया था। क्लैशिनकोव पकड़े वो बबल चपाती सुनहरी आंखों में रज्जके की सुर्खी लिए बाईं तरफ फायरिंग करने लगी। आरिफ की और उसकी पीठ मिली हुई थी। दोनों मुखालिफ तरफ फाइट्स कर रहे थे, जबकि अलीफ बुरहान के करीब था, जो उन स्याह निकाब पोशों को अचानक अपनी मदद के लिए देखकर हैरान था। दफातन उन गाड़ियों के पीछे किंग दूसरी स्याह मर्सिडीज रुकी और उनसे कलाबाजी मारकर निकलते गाड़ियों की छत पर चढ़कर उन पर निशाना लेते कोई गैर मुल्की ही लग रहे थे।
मुझे ये सिर्फ भाई को ले जाने का प्लान नहीं लग रहा। शायद ये यहाँ आवाम को हरासा करने आए हैं। आरिफ का दिमाग तेजी से चला, पर अलीफ की नजर निशाने के साथ अपने भाई पर थी, जो अब राइफल थामे पुलिस एहलकारों के खून से सुर्ख यूनिफॉर्म में अपनी जान की परवाह किए बगैर फायर्स करता आगे बढ़ रहा था। ये पागल आदमी क्या कर रहा है? मुस्कान आरिफ की पीठ छोड़कर उसके पीछे भागी। फिजा में धुंध फैल गई थी, पर उस धुंध में ठाड़ा की आवाज़ से कान के पर्दे फाड़ रही थी। आरिफ अलिफ अपने तमाम साथियों समेत मुकाबले में थे। बुरहान! अचानक वो चीखी जब बुरहान पर निशाना लेते उस गैर मुल्की शूटर को देखा। वो चपड़ कर खींचती एक साइड गिरी। क्लैशिनकोव उसके हाथ से दूर जा गिरी जब वो गाड़ी के पास फायर्स की धुन में बुरहान के नीचे पड़ी थी। दोनों कुछ पल के लिए बोल ही ना सके। मुस्कान का दिमाग घूम रहा था। ओह, तो ये तुम हो। मैं भी सोचूं, ऐसे कौन से फरिश्ते नाजिल हो गए मेरे लिए, पर मैं कैसे भूल गया। बुरहान ने उसकी मीठी आंखों को देखते तंसिया कहा। मुस्कान अपने कंधे पर लगी गोली पे सबसे पड़ी थी, जबकि बुरहान उसके मार्क्स में चेहरा देख रहा था। मुंह क्यों छुपाया है मिस्सी मैडम? डरती हो? वो उसका निकाब उतारने लगा। मुस्कान भड़क कर उससे पीछे धक्का देकर उठने लगी। तभी बुरहान ने उसकी टांग को पकड़कर खींचा और उसे वापस से खुद पर गिरा लिया। तुम? शट अप! तुम्हें अंदाजा है तुम मरने जा रहे थे। अगर आज तुम्हें गोली लग जाती तो मैं तुम्हारी जान निकाल देती। वो उसकी बात काट कर उस पर गुर्राई। बुरहान ने हैरत से दोनों अप्रोच खा लिए। ये धमकी है या कुछ और? उसका मुंह अपनी तरफ करता उससे बोलते अपने हथियार संभाल लिए। ये कुछ नहीं एसपी, जुनून है मेरा। वो सिर्फ तुम हो। वो आंखों में देखती बोली। दोनों की आंखें सारी रात की बेचैनी रत जगह की चुगली खा रही थीं, पर अगले पल दोनों ही नसें चुरा गए। इस जुनून का इनाम मैं तुम्हें जल्द ही दूंगा। उससे गाल थपथपाया बोला। उन्होंने गैस फेंका है, ख्याल करना। आरिफ की आवाज़ उसी कान में लगे आले से गूंजी। वो चौंकी और बुरहान को देखा जो बगैर निकाब के था। ये बहनू, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। वो अपना मास्क उतारकर उसके मुंह पर रखती, कहने के साथ ज़बरदस्ती पहना गई और खुद अपनी गोली के दर्द से चलती धुंकनी के मानिंद सांसों को रोके उठकर अपना क्लैशनकोफ संभाले एक तरफ धुन में गायब हो गई। बुरहान अभी ठीक तरह से हैरान भी नहीं हो पाया था कि अचानक उससे अपनी गाड़ी के करीब खड़ी गाड़ी जिसमें उसने बाइक को अटैक होने से पहले लॉक किया था, उसके करीब पाँव की छाप सुनाई थी। पाँव की धमक बता रही थी कि वो एक नहीं थी। उससे गन थामी और उठकर गाड़ी की ओट में हो गया। इसमें है। अंग्रेजी में भारी आवाज़ गूंजी। एसपी को ढूंढो, खत्म करना है उसे और यहाँ से निकलना है। 20 के आदमी फैल रहे हैं, मरेंगे सब फास्ट। दूसरी रोबदार दबदबे वाली आवाज़ बुरहान को अपने कानों में गूंजती महसूस हुई। एसपी तक पहुंचने से पहले मुझसे मिलो। अलीफ करीब से ही धार का रैप्टर फेंकता उन पर झपटा और एक के बाद दूसरा वार खंजर से उनकी गर्दन पर किया। बुरहान ने झपट कर बाइक का डोर खोल दे आदमी को गले से पकड़ा और रीढ़ की हड्डी पर गन रखकर ट्रिगर दबाया। जी के साथ ही उसे दूसरा फायर उसके हलक में किया, जब अचानक से उस पे दो आदमी दाएं बाएं से झपटे और गुत्तम गुत्ता होकर नीचे रोड पर गिर पड़े। दूसरी तरफ दांत वालों का टारगेट उन्हें ख़त्म करना था कि वहां से एक भी जिंदा बचकर न जा सके। आरिफ अपने आदमियों समेत शदीद मुकाबलाबाजी में था, जबकि अलीफ एक तरफ गुत्तम गुत्ता उनकी गर्दनों पर तेजी से खंजर घुमा रहा था, तो दूसरी तरफ बुरहान एक ही गर्दन पर घुटना टिकाए दूसरे के मुंह पर पूरी कुव्वत से एक के बाद दूसरा मुक्का मार रहा था। और इससे फ़ायदा उठाती दरवाज़ा जो खुला, मालाबाई सीटों के नीचे से निकल आई, क्योंकि अंदर फायरिंग से बैठी लेडी कॉन्स्टेबल शहीद हो चुकी थी। फिजा सारी शोलों की लपेट में थी। वो आहिस्ता से वहां से निकली और भागी एक तरफ। कहाँ? वो हामती कामती सांसें रोकने में बामुश्किल कामयाब होती भाग रही थी, जब अचानक सामने वजूद के टकराव से नीचे जा गिरी। अब आंखें फैलाए धुन में उस वजूद को पहचानने की कोशिश में थी, जब उसकी मुश्किल आसान करते सामने कुछ करीब हुआ। वो वजूद मास्क न होने की वजह से वो मुस्कान को देखती शर्शर रह गई थी। ब्राउन लॉन्ग कोट, लॉन्ग बूट पर कंधे पर क्लैशनकोफ लिए, सुनहरी आंखें जो जहरीली गैस की वजह से शायद सुर्ख हो गई थी, सुनहरी खुले लंबे बाल के साथ उसके सामने खड़ी तमस्सुर से देखती मुस्कुरा रही थी। मैं सोचती थी माँ हो, इसी इज्जत से मौत देते, पुलिस के हवाले कर दिया, पर तुम्हें तो अभी और जिंदगियां बर्बाद करनी थी। कोठे वाली को इज्जत कहाँ रास आती है? उससे कहते सांसों में तकलीफ देखते अपने मुंह पर पलक झपकते सुनहरी बाल लपेट लिए। तुम? वो हलक तर करती शौक थी, फिर अचानक गिरगिट की तरह रंग बदला। मुस्कान, मेरी बेटी, मुझे बचा लो, मैं बदल गई हूँ। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूँ। मुझे बचा लो, मेरे आरिफ को बुलाओ। शट अप!
मेरे भाई का नाम मत लो अपनी गंदी गलीज जुबान पर। और चालाक औरत, तुम क्या समझती हो तुम मुझे धोखा दोगी मिस्सी को? अगर इतने ही हम तुम्हें अजीज थे तो मैं उन हैवानों के हवाले नहीं करती चंद पैसों के उस पर घुर्राते वो उसकी समेत पड़ी ही थी कि अचानक से उसके सर पर पीछे से किसी ने वार किया। एक दर्द भरी आ निकली उसके मुंह से। दूसरे ही पल उसका एक पांव जमीन पर जबकि दूसरा फिजा में बुलंद होता घूमता पीछे खड़े वजूद के गाल पर लगा। वो चीखता नीचे गिरा और दूसरे लम्हे संभल कर कलाबाजी खाते पीछे होते उठ खड़ा हुआ और हाथों से मुस्कान को फाइट की दावत दी। वो कोई फाइटर लग रहा था बॉडी से ही। वो धुंध में क्लेशनकोफ एक तरफ फेंक कर उस सोवत को गर्दन अकड़ कर कबूल कर चुकी थी। उससे चक्कर आ रहे थे, कंधे से टीसें उठ रही थीं। उसके बावजूद वो ये ललकार कबूल कर चुकी थी। वो दोनों तैयार थे एक दूसरे को देखते रफ्तार पकड़े लपके। वो दोनों मुक्के सामने करता, उनकी कोहनियां अपने पेट में टिकाए मुक्के मुस्कान के पेट में मारने के लिए उसकी तरफ भागा। दूसरी तरफ मुस्कान उसके मुक्कों को देखकर एकदम लेटने के अंदाज में उस पर रोड पर गिरी और अपना एक पाँव उसके पेट में तो दूसरा उसके घुटने में मारा। खुद करवट बदलकर नीचे गिरी। अभी वो संभलता, मुस्कान कलाबाजी मारकर उठ खड़ी हुई और दोनों घुटनों समेत उसके ऊपर गिरी। साथ ही गर्दन को पकड़कर बाएं जाने मुड़ा। खटक की आवाज के साथ ही दिल दहला देने वाली भयानक चीख लम्हे को गूंजी और वजूद साकिसा हो गया। खबरदार जो मेरे करीब आई। उसे अपनी समेत देखकर बाई ने पास पड़े बेजान खून में लथपथ वजूद से पिस्टल उठाकर उसके सामने ही। वो चौंक कर अपने हाथ बुलंद कर गई, जिस पर बाई ने खुशी से कहका लगाया, इतनी खतरनाक हो गई मेरी चूहिया जैसी बेटी कि खट्टे कट्टे आदमी की सेकंड में गर्दन काटना। जानती हूँ ये सब उस बीस ने किया है। हाँ, माँ ने भेज दिया था। उस अनजान ने बेहिस बेरहम होकर भी मेरे आंसू देखते ना सिर्फ मुझे अपनी चादर दी थी बल्कि मेरी जाने अजीज भाई की जिंदगी बचाई। ओ राई, ए चुप कर, मुझे सिखा रही है। एक बार यहाँ से निकलने दे, तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगी ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे खून की सिर्फ मैं नहीं, जमान किंग भी प्यासे हैं। नोच देगा तुम्हें किंग, और मैं अपनी आंखों से तुम्हारा वो हाल देखूंगी जब तुम अपनी औकात में आओगी। उसका बिस्सा गरम। खबरदार एक लफ्ज भी कहा आगे। वो चीखती उसके समेत बढ़ी उसका मुंह नोचने के लिए कि अचानक ही घबराकर बाई ने ट्रिगर दबाया। जहां ठा की आवाज फिजा पर छाई थी वहीं वो एक पल के लिए साकित हुई तो उससे ही पल धड़ाम से नीचे गिरी। मुस्कान। वो दाड़ा बुरहान ने दोबारा ट्रिगर दबाते नीचे पड़े बाई के वजूद का निशाना लिया और वहां गिरी मुस्कान की जानिब भागा। पर सवाए शहीदों के उसे कहीं मुस्कान का वजूद नजर नहीं आया। पुलिस के सायरन रेंजर समक उसके सुन दिमाग में गूंजने लगी, पर उसका आवाज कहाँ थे। अचानक उसे भी एक तरफ धक्का दिया गया और उसके पास बड़े वजूद पर फायर हुआ था जो निशाना उसका लिया गया था, पर उसने फिर से बचा लिया था। बुरहान ने वीरान आंखों से देखा। जहाँ निकाब में अलीफ उसे देखता अपना लहू बाजू पकड़कर लड़खड़ाता उठा और वहां से गायब हो गया। उससे फिर सिर्फ चीखों की आवाज़ें सुनी थी। शायद वो उस इंसान को मार रहा था जिससे उस पर निशाना लिया था। इस जंग के दौरान वो सिर्फ ये जान पाया था कि जो कोई भी अंग्रेज शक्ल वाले वजूद नुमादार हुए थे वो उसकी जान लेना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ उसे 20 के आदमी किसी हाल में भी बचाना चाहते थे। आखिर क्यों? उसकी नजरें कराती बाई पर गई। तुम जैसे लोग ऐसे नहीं मरते। वो धाड़ा और पास पड़ी क्लेशन को उठाकर बगैर किसी की परवाह किए उससे बाई के वजूद में सारी गोलियां उतारना शुरू कर दी। अब फिजा में खून की छींटें उड़कर उसके मुंह कपड़ों पर आ रही थीं, जबकि वो तो पहले ही अपने नौजवानों के खून से उन्हें बचाते हुए खून से नहाया हुआ था। कंट्रोल योरसेल्फ। झटके से उसके हाथों से क्लेशन को छीन कर उसे झटका देते होश में लाए, पर उसके सामने तो वो लहराता वजूद घूम रहा था। उसका दिल किया उसके नाम की एक दुनिया में धार लगाए, सब खौफ से सहम जाएं। हमने ऐसा नहीं सोचा था, ये इंतहाई खौफनाक था। कई ऑफिसर शहीद हो चुके हैं, हमारे आदमी मारे गए हैं। आरिफ अलीफ की बाजू पर पट्टी करते सुर्ख आंख मुंह से बोला। मिस्सी कैसी है? अलीफ ने घूर कर अपना बार बार पूछा जाने वाला सवाल दोहराया। कैसी हो सकती है? जिस तरह की उसने बेवकूफ़ी की है कोई कर सकता है। उस जहरीली गैस में से सांस लिए हैं, जबकि अपना मार्क्स उसने एसपी को पहना दिया, उसके बदले गोली खा ली है। उस हालत में उस आदमी से लड़ी है। वो तो शुक्र था कि खौफ से उस आदमी का शुरू वाला स्टेप गलत था, इससे उसका बचाव हो गया। और फिर उसमें वो कहता कहता रुका जब साहिर ऑफिस में दाखिल हुआ।
आज तुम्हारी मेहंदी है, जा रहे हो? उससे सीधा अलिफ को मुहातिब किया। नहीं, हालत देख रहे हो, शहर पूरा बंद हो गया। मीडिया दरवाजे पे ढेर जमाई खड़ी होगी। भाई हॉस्पिटल में है, उन्हें जख्म आए हैं। वहां अलग न्यूज़ बनाई जा रही है। वो गुस्से से बोलता नसें फेर गया था। अच्छा, फिर घर कह दो तुम कुछ जरूरी काम से दोस्तों के साथ बाहर हो। उसे संजीदगी से कहा। मुझे इससे बेहतर आइडियाज आते हैं। शुक्रिया फोकट के मशवरे का। वो चबाकर बोला कि पलटा। साई थम गया। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई बेहतर आइडियाज नहीं। इससे शराफत से यही कहो, क्योंकि वही काम आ सकते हैं तुम्हें। वो चिताकर कहता वहां से निकल गया। पीछे अलिफ मुंह बसोरे आरिफ को देखकर गमगीन हो गया। दिल बड़ा करो, इस सब में जाने जाती ही रहती हैं। उससे कंधा थपथपाते वो खुद झुके कंधों से वहां से निकला। पीछे आरिफ ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा, जो करा कर रह गया। इस सब का जिम्मेदार तुम्हारा भाई है। वो धाड़ा और गुस्से से ठा के साथ दरवाजा उसके मुंह पर मारते सुर्ख खून छलकाती नसों से उसका चेहरा घूरते वहां से निकला। इतनी लाशें, इतना खून खराबा, इतने शहीद। लोगों में कुरहम मच गया था। रास्ते ब्लॉक थे, आवाम हरासा घरों में दबकी हुई थी। सड़कें, दुकानें सुनसान पड़ी थीं। पुलिस पूरी तफ्तीश में लगी हुई थी। टीवी के हर चैनल पर वो उन गैर मुल्की दहशतगर्दों के मुर्दा चेहरे सामने ला रहे थे। कोई कह रहा था ये अटैक 20 से करवाया है, एएसपी को अपने केस से हटाने के लिए। तो कोई बाई को लेकर बातें बना रहे थे, जिससे एएसपी ने खुद मारा था। एलवी हाउस में सख्ता छाया हुआ था। सिर्फ न्यूज़ चैनल चल रहे थे, जहां कोर्ट जाते रास्ते में हुए दहशतगर्दों के अटैक और उनमें जहां भाग होते वजूद को दिखा रहे थे। फिजा में जहरीली गैस के असरात खत्म करने के लिए स्प्रे किया जा रहा था, जबकि बुरहान हॉस्पिटल में पड़ा था। तुम्हारी वॉच कहाँ है अलिफ? आरिफ ने कुछ चौंक कर उसकी गलाई को देखा। वो सुबह से नोट कर रहा था। यार वो घर में रह गई है, सुबह लेना भूल गया। तुम फिक्र मत करो, सेफ है। वो अपनी गलाई को देखता ये बात चुप आ गया था कि नूर को गिरफ्त में लेने पर उसे चुभने से उतार कर वहीं रख दी थी। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो अलिफ? तुम्हें अंदाजा है, अगर वो वॉच तुम्हारे भाई या किसी और को मिल गई तो वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है उस डिवाइस से, क्योंकि उस वॉच में मौजूद चिप मैंने इस कंप्यूटर से कनेक्ट की है। जब भी तुम कनेक्ट करोगे ये सिस्टम अलर्ट होंगे, और अगर वो चिप किसी काबिल बंदे के हाथ चढ़ी तो वो हैक करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है इस घर की। मैं जा रहा हूँ आरिफ, डोंट वरी, मैं ले लूंगा, सेफ जगह पर है यार। उससे कंधे पर हाथ टिकाकर वो एक नजर सोई पड़ी मुस्कान पर डालकर वहां से निकला। वो गहरा सांस भरकर मुड़ा तो मुस्कान को उठते पाया। कहाँ? आरिफ उसे बेड से उठते देखकर जल्दी से बोला। कहाँ का क्या मतलब? मेहंदी है अलिफ की। वो भड़क कर उसके सामने आने पर बोली। मुझे मालूम है तुम्हें मेहंदी में जाने की बेचैनी नहीं, उससे मिलने की है। वो गुस्से से बोला। हाँ है तो, एनी प्रॉब्लम? रास्ते से हटो वरना सीधा साहिर को बोलूंगी। इसके सहारे अपनी बहन छोड़ जाते हो, जो अपनी छोटी छोटी आंखों से बच्ची को हरासा किए रखता है, घूरता रहता है उसे। उसकी धमकी पर आरक हवनको की तरह उसे देखने लगा। मुस्कान, वो सदमे से बोला। ओनली कॉल मी मिस्सी, जस्ट मिस्सी डार्लिंग। उससे गाल थपथपाए वो बोली। तभी पीछे आरिफ ने उसके गले में बाजू डालकर उससे कैद कर लिया। तुम्हें अंदाजा है तुम मरते मरते बची हो। आलम ने मुझे हास करके तुम पर नजर रखने के लिए कहा है। मैं तुम्हें ये चौखट फलांगने नहीं दूंगा। वो गरजता उसे घसीट कर पेट के समेत ले जाने लगा। मुस्कान ने एक नज़र अपने बाजू को देखा, जिस पर पट्टी चढ़ी हुई थी, और दूसरी नज़र अबरू उठाकर उसे उसका बाजू उसके नाजुक गर्दन में था, और उसे आहिस्ता एहतियात से घसीट कर बेड के पास आया। अभी उसे बेड पर डाला भी नहीं था, जब अचानक ही उससे कोने घुमाकर उसके जबड़े पर मारी। आह! वो कराकर उसकी गर्दन छोड़ अपना जबड़ा पकड़ गया। तभी उससे झुककर उसकी टांग नीचे से पकड़े बाहर को खींचा। वो धड़ाम से पीछे बेड पर गिरा। मिस्सी, वो धाड़ा जब उससे पास रखी ड्रिप से मुलक्का नली को खींचकर निकालते, तुस्सी भी उठाई और दोनों को जोड़कर आरिफ को शशर देखते उसके पाँव के साथ हाथ बांध लिए। अब वो उसकी आंखों में गुस्सा देखती हंस पड़ी। बेटा अलशराफत, मुझे लगता है तुम्हें बहुत गुस्सा आने वाला है, इसलिए ये लो ऑक्सीजन मास्क। कहने के साथ ही वो उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाए, झुककर उसकी सिलवटों से भरी पेशानी पर भरोसा देकर गाल थपथपाती उसकी जेब से क्रेडिट कार्ड निकालकर वहां से निकली। पीछे वो हूँ मिस्सी करता रह गया। मुस्कान, मेरा बस चले, तुम्हारा गला दबा दूं निकम्मी औरत। दांत पीस कर सोचते वो ऑक्सीजन में सांस लेने लगा। बाइक की गोली लगने से पहले ही वो लहराकर उस जहरीले गैस की वजह से गिरी थी, और जब आरिफ की नजर उस पर पड़ी
तो वो सब कुछ फेंक कर उसकी जानिब लपका था और उसे बाहों में भरकर वहाँ से निकला और हॉस्पिटल पहुँचा। तब मालूम हुआ उस जहरीली गैस के साथ उसे गोली भी लगी है और सर भी फटा हुआ था। उसके सर पर 4 स्टिचेस लगे थे। गोली अभी 12 बजे ही तो निकाली गई थी। 7 दूसरे जख्म भी तो ताज़ा थे। फिर वो कैसे उस फंक्शन में जा सकती है? शहर की हालत बदतर थी। ऐसे में मेहंदी का फंक्शन पोस्टपोन कर देना चाहिए था, पर एक बेटे के लिए दूसरे की खुशियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने शादी में कोई गड़बड़ नहीं की। अलबत्ता आसिया बेगम कमाल साहब हॉस्पिटल में थे उसके पास। डेड बॉडी सबकी उठाई जा चुकी थी। रोड साफ था। शाम तक सारी तफ्तीश हो चुकी थी। वो दहशतगर्द का गिरोह था जो एसपी को रुकावट समझकर ख़त्म करने आए थे, बल्कि वहाँ सामने इमारतों में लगे सीसीटीवी फुटेज से भाई को बचाने के भी कुछ मंजर सामने आए थे, जैसे वो उन्हें वहाँ से निकालना चाहते थे। अम्मी, अब आप जाएं घर। घर में नूर फेरी अकेली हैं। मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। वो उठ बैठा। आसिया बेगम के हाथों से सूप पीता बोला, वहाँ खानदान के लोग मौजूद हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने हफीज से कहा। बुरहान मुस्कुराया। लगता है आप नाराज हो गई हैं। ऐसा करें, साथ चलते हैं। 2 मिनट वेट करें। वो अपनी माँ के सर पर बोसा देता बोला, आप लगता है सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही घूरते गुजारेंगे। कभी ये नहीं कहेंगे कि बुरहान अलवी, मुझे तुम पर फख्र है। वो खुद को घूरते अपने बाप को सामने बैठा देखकर मुस्कुराहट रोकता बोला, बकवास बंद करो। तुम जैसे बेटे से अल्लाह ना देता तो ही बेहतर था। पल पल में मेरी जान निकालते हो तुम। तुम्हें मेरी हालत का एहसास है बुरहान अलवी? अल्लाह ना करे, क्या होगा मेरा जब मेरे ऐसे जवान बेटे को कुछ हो जाएगा? मैं तो पागल बन जाऊंगा, दीवारों में टकरे मारता फिरूंगा। वो कब के भरे गुस्से गस में बैठे थे। बोलने पर आए तो उतारने लगे। वो मुस्कुराता, उनकी आंखों में आंसू देखकर मचल उठा था। शायद जिंदगी में पहली बार उससे अपनी बाप की आंखों में आंसू देखे थे। वो रिश्तों के मामले में काफ़ी पत्थर साबित हुए थे, पर आज आखिरकार पत्थर भी पिघल गया, क्योंकि औलाद होती ही ऐसी शय है, पहाड़ों को पानी की तरह पिघला दे। कुछ नहीं होता अब्बू, प्लीज। आपका भरोसा ही मेरी हिम्मत है। जब आप मुझे कुछ नहीं समझेंगे तो मैं खुद से क्या उम्मीद रखूं? वो बोलता बेड से उतरा, कमाल साहब के पास आते रुका। नालायक नाफरमान औलाद हो तुम मेरी। यही तुम्हारी हिम्मत के लिए काफ़ी, क्योंकि मेरी नाफरमानी से ही तुम्हें हिम्मत मिलती है। वो उसे सीने में भींचकर गुस्से से बोले। बुरहान कहका लगा उठा। अब ऐसा भी नहीं है, मैं काफ़ी फरमाबरदार बच्चा हूँ। सिर्फ आपको ही मेरे वो गुण नहीं दिखते, बाकी माशाल्लाह हूँ। उससे धाई थी। आसिया बेगम पास आकर उसके सर को पकड़े, झुकाकर माथे पर बोसा देती उसके साथ लग गई। दूसरी तरफ अपने बाप को आंख मारते उन्हें घेरे में लिया। तो मतलब गुस्सा खत्म? वो शरारत से देखता पूछने लगा। हम्म। कमाल साहब सर हिलाकर रह गए। दाद नहीं आया अभी तक? वह हैरान था। उसका लाडला भाई उसकी इस हालत पर भी नहीं आया था, जबकि यहाँ कांस्टेबल से लेकर हाई रैंक ऑफिसर्स, आईजी साहब, डीआईजी तक आए थे। क्योंकि वो दहशतगर्द आम नहीं थे, खतरनाक थे। कई ममालिक की पुलिस, सीक्रेट सर्विस उनके पीछे थी, जहाँ ये दहशत फैलाकर भाग जाते थे। पर यहाँ ये भूल गए थे कि ये पाकिस्तान है। यहाँ मैली नजर रखने वालों की गर्दन पर लात रखी जाती है, उनका सर काट कर पाँव में ठोकरों से खेल खेला जाता है। बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर है। उससे न्यूज़ सुनी थी और अब आने ही वाला होगा। बुरहान ने सर हिला दिया। हकीकत तो ये थी कि उसकी अब की हरकतें उसे मशकूक लगने लगी थीं। उसका पुरस्रार सा अंदाज एक पुलिस ऑफिसर से कैसे छुप सकता था? इससे ही बुरहान कुछ सोच में चला गया। चोटों की वजह से वो रेस्ट में था और घर के फंक्शन की वजह से वो इस वक्त घर जा रहा था। चकमक करते मेहंदी रंग के घेरेदार लहंगे में नाजुक सी हील्स पहने, खूबसूरती से किए गए मेकअप, लहू पर डीप सुर्ख लिपस्टिक लगाए, नफीस सी हीरोइन की ज्वेलरी में वो इंतहाई खूबसूरत आतिशफिशां दिख रही थी। आप तो हर रूप में गजब हैं। डिज़ाइनर उसका स्टाइल से दुपट्टा सेट करती बोली। नूर मदम सा मुस्कुराई। मेहंदी के लिहाज से हर तरह के गीतों की नीचे से आती उर्दू की आवाज़ के साथ ढोलक की आवाज़ अंदर सहमा रही थी। डरिए नहीं मैम, इंजॉय करें, यही तो खूबसूरत दिन होते हैं ज़िंदगी के। ब्यूटिशियन उसकी गाल उंगलियों से छुए बोली। नूर जबरन मुस्कुराई। रात जब वो उसकी सांसों की तपिश से सहम कर सो गई थी, पर सुबह जब आंख खुली तो वो उसके पास नहायत ही करीब सो रहा था। उसकी एक टांग उसके ऊपर थी, जबकि दूसरा पास उसकी कमर में। वो बिल्कुल किसी बच्ची की तरह उसके सीने में छुप गई। ऊपर से नवाब उसकी गर्दन में मुंह छुपाए पड़ा था। वो उसके लम्स को याद करती पानी पानी हो गई।
फिर उठने के लिए भी आंसू बहाना, रोना, काफ़ी मिन्नतें करनी पड़ी थी उसे। तब जाकर कहीं आज़ादी मिली थी उसे। नूरुलैन, वो ब्यूटिशियन से ज्वेलरी सेट करवा रही थी, तब आसिया बेगम के साथ बी रूम में दाखिल हुई। बी, नूर की जैसे भीड़ में अपनों की तलाश खत्म हुई, भागकर उनके सीने से लगी। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, हमारी छोटी सी दुल्हन जैसे हूर लग रही हो। आसिया बेगम ने कहते उसके माथे पर बोसा दिया तो बी से मिलकर आसिया बेगम के गले लगी शर्माई सी। चलें बेटा, बाहर सब आ गए हैं। वो दोनों उसे ले जाने लगी। शोर हंगामा उस दिन की निस्बत आज कुछ ज़्यादा था, क्योंकि आज मेहंदी की रात थी। आय हाय आसिया, जान लाई है कसमें। सीढ़ियाँ उतरकर वो जब लॉन्ज में आई तो उस पर नजर पड़ते ही खानदान की एक औरत ने बेसाख्ता कहा, माशाल्लाह बोल बहन, मेरी मासूम सी बच्ची है। आसिया बेगम ने फौरन टोका। वो माशाल्लाह कहती नूर की आंखों को हीरा करते रूप को देख रही। चाची, मेरी मेहंदी रंग की फ्रॉक में बालों की पोनी बनाए उसके सामने आई। वाह, बहुत प्यारी लग रही हो, किससे रेडी किया, मामा आ गई? वो उसे प्यार देती बोली। नहीं, पापा तो कुछ देर हुए हैं आए, आराम कर रहे हैं, पर मामा अभी तक नहीं आ रही। ये दादू ने तैयार किया है, अच्छी हूँ ना? उन्होंने मुझे प्यार करके कहा है कि बहुत प्यारी लग रही हूँ। मेरी जोशो खरोश से बता रही थी। नूर हैरत से सामने बैठी आसिया बेगम को देख रही थी, जो खुशी से इंतहाई डांस के हिसाब से औरतों के फोर्स पर हाथ घुमा रही थी। वहीं बी का भी यही हाल था, वो भी लड़कियों के जोर पर हाथ घुमाने लगी थी। हो नहीं आई अभी तक, उसने दिल में चलता सवाल किया और राह में नसें अटकाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ओ हरियाली बन्नू, ले जाना तुझको कोई गैरों आने वाली है सैया। थामे आके भैया, गूंजेंगी शहनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहें सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। लहक चहक कर गाते सुमेर, ज़ीशान, फ़हद, बिलावल सारा टोला अंदर दाखिल होता, बुलंद आवाज़ में गाने लगा। लड़कियों को कहकों से बुरा हाल था। वहीं नूर हवनकों की तरह उन्हें देखने लगी, जिनके बीच ग्रे थ्री पीस सूट में कहका लगाता वो अपनी आंखों में शरारत लिए उसे ही देख रहा था। बगैर ख्याल लिहाज के उसके यूं देखने पर करीब आते दाद ने आंखें मारकर उसे सटपटा डाला। वो भोखलाई सुर्ख सी घबराई से मिट गई उतनी जब वो बड़े रोबदार अंदाज में आकर उसके साथ बैठा। हाय, आज तो लेडीज फंक्शन है, आप सब क्यों आए हैं? एक लड़की ढोलकी सूट का पूरा मानती बोली। आसिया बेगम खुद दाद की यूं अचानक तैयार होकर आने पर परेशान थी, जो नूर के साथ चिपक कर बैठ गया था। बेबीज, क्योंकि लेडीज के आगे हम हैं, मीन्स बॉयज। फहद ने कॉलर झटकते कहा तो वो सोरे बैठ गई, जिस पर वो कहका लगा उठे। उन सब के यूं फैलकर बैठने पर आसिया बेगम समझ गई क्या वो यहाँ से नहीं उठने वाले। चाचू, मेरी नूर की गोद से उतरकर दाद की गोद में आ गई। क्या हुआ चाचू की जान, मज़ा नहीं आया चाची के पास? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है उससे करीब रहना। वो नूर को बताने की आवाज़ से मायने हेजी से बोला, जिसे ना समझती फेरी हंस पड़ी। अरे, मुझे तो आप दोनों अच्छे लगते हैं। वो खिलखिलाई और उनके गले लगती दाद की गोद में बैठ गई, जबकि नूर की हथेलियां भीग गईं। पसीने से वो लब काटते हुए बी की तरफ बेबसी से देखने लगी, जिनका रुख आसिया बेगम की तरफ था। ओ भाई, दूल्हा साहब आ गए हैं, शुरू करो फिर से, हमारी भाभी की मेहंदी है। ढोल की लड़कियों से छीनकर होश संभालते वो अपने भारी हाथ मारते बेसुरी आवाज़ों में अपने हलक फाड़ने लगे। गाय मियाँ और मासी, गाय बहना और भाई के मेहंदी खिल जाए, रंग लाए, हरियाली बन्नो, गाय फूफी और चाची, गाय नानी और दादी, ये मेहंदी मन भाए, सज जाए हरियाली बन्नो। मेहंदी रूप सवारे, मेहंदी रंग निखारे हो, हरियाली बनी के आंचल में उतरे ये तारे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। गाजे बाजे बराती और हाथी कोई लाएंगे साजन तेरे आंगन।
हरियाली बनी तेरी मेहंदी पे, कमीना देखेगा। फहद के गाते गाते अचानक सुमेर ने बीच में फिक्रा छोड़ा। जहाँ दांत का उड़ता जूता आया था, वहीं लड़कियों के कहके जोरदार पड़े थे। वो उन्हें सजा के तौर पर लाया था गाने, और सबने रात जमकर गाना याद किया था, अब गा रहे थे। साथ लाउड स्पीकर जैसी आवाज से सब कानों में उंगलियां लगाए बैठी थीं। वहीं ढोलक की थाप पर सीना मुंह को आ जाता। हरियाली बनी तेरी मेहंदी वो देखेंगे, तो अपना दिल रख देंगे चुपके से तेरे पैरवन में। हरियाली नूरुलैन, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। गाना इन पर पहुंचा जहां सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो जिंदा है। वहीं सबका शुक्रिया अदा करते तमस्सुर भरे हालत वाले कह के वसूल करके रुमाल से पसीना साफ करने लगे। नूरुलैन लब भेजी उनकी हालत पर मुस्कुराहट छुपाने लगी, जो कालीन पर एक साइड बैठे थे और अब उनकी जगह वापस लड़कियों ने संभाल ली थी और प्यारी मीठी आवाज़ से गाने गाती उनका मजाक बना रही थी। जो वो कहाँ बर्दाश्त करने वाले थे। एकदम मैदान में उतर आए और मुकाबला शुरू हो गया, जिसमें फेरी भी भागकर सुमेर वालों के बीच में बैठी। सबकी नजरें उनसे हटी तो दांत ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा दी। रात नींद आई सुकून? गंभीर भारी आवाज से उसके झुके सर को देखता पूछने लगा। नूर आंखें मीची उंगलियां आजाद करवाने की कोशिश में छुई मुई से हाथ मरोड़ती बेबस हो गई। दाद प्लीज, शर्म से कटकर वो रोने जैसी आवाज से बोली। दाद ने बामुश्किल कहकर दबाया। क्या हुआ, डर गई क्या? यार, मैंने तो बहुत गहरी नींद ली, बहुत पुरसुकून, मज़ेदार, दिलकश, मदहोश सी। वो भोजल होते लहजे में मसरूर उसके कानों में सरगोशी करने लगा। नूर को लगा अभी अगर वो वहां से ना उठा तो जरूर यहीं बेहोश पड़ी मिलेगी। अभी वो सोच ही रही थी जब अचानक ही अल्लाह ने उसकी सुन ली। सुमै, फाहद, नवीद सब ने उसकी टांगों को पकड़कर सजे तक से नीचे खींचा। वो धड़ाम से अचानक ही अवतार पर उनके पास गिरा। आजा भाई, इसके लिए जिंदगी पड़ी है, हमारी इज्जत बचाओ। वो कहके लगाते उसे उठाकर बैठाते बोले। दाद खूनखार नसों से देखता, बांसों के दर्द से लब भींचे, सबको एक जोरदार मुक्का रस्सी दिए उनके पास बैठा। सब हैरान शशर दूल्हे को अपनी मेहंदी संगीत में ऐसी हालत में देखने लगे जो लड़कियों से मुकाबले पर उतर आया था। आखिर वो मासूम था, क्या जाने। मेरा नाम दाऊद अलिफ अलवी है और मैं पैदा ही दाद वसूलने के लिए हुआ हूँ। सो बी केयरफुल लेडीज। ढोलक संभालते वो सबको वार्न करने लगा। लड़कियां कहके लगाती कर गई। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, आज भाई मैदान में। उनकी चूड़ियों वाले डायलॉग पर लड़कों ने चौंक कर उनकी भरी कलाइयां पड़ी देखी। ये खुद बेवकूफ़ है या हमें बना रही हैं? समीर ने अब रोज खाकर पूछा। ए निकल कमीने, तू तो पहले स्टेप पर ही हराएगा। इन चुड़ैलों की अदा है अलग अलग जालों में फंसाकर शहजादों को हराने की। नवीद ने चिपट रसीद करते कहा। लड़कियां उनके ओवर कॉन्फिडेंस पर खिलखिलाकर हंसी। रस्म शुरू हो चुकी थी। नूरुलैन के हाथों की हथेलियों पर दाऊद नाम की मेहंदी सजाई जा रही थी और वो पुरतपिश लो देती नजरों से उसे देखता। अपनी किस्मत पर जितना नाज करता कम था। मेहंदी रंग की साड़ी जिस पर सुर्ख नफीस से कढ़ाई का काम किया गया था, भारी बॉर्डर ने पाँव के गिर्द घेरा डाला हुआ था। ज्वेलरी के नाम पर गले में गोल्ड पेंडेंट जो उसकी सहराईदार गर्दन में इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। कलाइयों में हमरंग सुर्ख मेहंदी रंग चूड़ियाँ, हील्स पहने वो लाइट मेकअप, लबों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाए घर में दाखिल हुई। लाउंज का समा ही कुछ अलग था। शोर शराबा कह के आसमान को छू रहे थे। वो मेहंदी लगवाती झींपी बैठी नूर पर एक मुस्कुराती नजर डालकर अंदर घर के समेत बढ़ गई। सीढ़ियाँ चढ़ती वो अपने रूम के पास आई। वो गहरा सांस भरकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही आंखों पर बाजू टिकाए वो नीम दराज था। रूम में मिल गजा सा अंधेरा था। वो मुस्कुराती उसे रफ हुलिये में देखकर अंदर दाखिल हुई और मुड़कर दरवाज़ा बंद किया। उस आहट खुशबू पर बुरहान ने जरा सा आंखों से बाजू हटाया तो सामने ही पेट पर बिखरे सुनहरी बालों को देखा जो उसकी कमर को छूने लगे थे। मुस्कान। वो झटके से उठ बैठा और जब मुस्कान ने रुख बदला तो वो कुछ ठटका।